आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि हालांकि इसके पहले तक तो हम लोग पूरी तरीके से ये जान चुके हैं कि हमारा रिश्ता नाता किस प्रकार से अंग्रेजों के साथ था, है ना। किस प्रकार से हम हिंदू और मुसलमान सभी लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे, है ना, अंग्रेज को यहाँ से भगा देने के लिए। लेकिन आखिरकार हम लोगों को सफलता मिला कि नहीं मिला, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी, और दूसरा पार्टीशन यानी कि बंटवारा। यहाँ पे बंटवारा का बात हो रहा है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कि आखिर कैसे बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का और कैसे आज़ादी मिली हम लोगों को। लिखा हुआ सबसे पहले पॉइंट में, इन 1940 द मुस्लिम लीग डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि 1940 आते आते तक हमारे जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग याद कीजिए, जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी था उसी प्रकार से एक मुस्लिम लीग था जिसमें कि हमारे सारे मुस्लिम के बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे। तो मुस्लिम लीग ना 1940 तक आते आते हमारे भारत के कांग्रेस से और हमारे इंडिया में रूल कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी से ये डिमांड करने लगा था कि अब हम लोगों को, खास करके मुसलमान लोगों को जो है ना, अलग ही इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब एक अलग ही जगह दे दो जहां पे कि हम लोग केवल और केवल मुसलमान लोग रहेंगे, ठीक है। ये डिमांड था मुस्लिम लीग का और उसके अंदर जो बड़े बड़े लीडर थे हमारे, उनका डिमांड था 1940 में। और ये लोग स्टेट मांग किधर रहे थे? वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न में। नॉर्थ वेस्ट का यदि आप बात करेंगे तो बिल्कुल ये बात कर रहा है अभी उधर जिधर पाकिस्तान है। नॉर्थ वेस्ट हमारा उधर ही पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ हाँ बेसिकली आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा पाकिस्तान पड़ता है। तो उधर ही रहने के लिए ये लोग जो है ना एक अलग जगह का मांग कर रहे थे। और यहाँ पे ईस्टर्न एरियाज, ईस्टर्न एरियाज का मतलब है जिधर आपका आज बांग्लादेश है ना, उधर का ये बात कर रहे थे। मतलब कि आज के दौर में जो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान देखते हैं, ये उसी समय उनका डिमांड हो गया था कि ये दोनों जगह मुसलमानों को दे दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेकिन ये डिमांड अचानक हमारे मुस्लिम लीग के लोग अचानक ये डिमांड क्यों उठाने लगे अलग राज्य का, है ना। ये भी एक सवाल होना चाहिए कि सर जब अभी तक सभी लोग साथ में मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ पे मुसलमान लोगों को या फिर हमारे जो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लीडर थे उनको ऐसा जरूरत क्यों पड़ गया कि हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट दो? इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे बहुत लंबा रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, देयर वर टेंशंस between some Hindu and Muslim groups in the 1920s and 1930s। देखिए, हालांकि हमारे साथ हिंदू के साथ मुस्लिम लोग और मुस्लिम लोगों के साथ हिंदू लोग मिलकर सभी लोग आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिंदू लोग और कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे थे उस समय पे जिनके बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था, मतलब कि तनाव का माहौल हमेशा बना रहता था। हालांकि अधिकतर लोग साथ मिलते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन कुछ लोगों के वजह से हमारे दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन हमेशा बना रहा, है ना। 1920 में भी और 1930 में आसपास में इस सब में बना रहा टेंशन। उसके बाद द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 seemed to have convinced the Muslim League that Muslims were a minority and they could always have to play second role in any democratic structure। और जो 1937 का प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था, है ना, 1937 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे मुस्लिम लीग के जो भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर थे उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मान लिया था कि हम जो है ना माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी का मतलब हो गया कि मुस्लिम लोगों का संख्या भारत में कम है और मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू लोग हैं। तो हो सकता है कि हमको जो है ना केवल और केवल यहाँ पे सेकेंड रोल प्ले करने का मौका मिले, मतलब कि हमको कभी भी गवर्नमेंट आने का मौका ना मिल पाए, ये उन लोगों का उस समय पे मानना था, ठीक है। और ऐसा क्यों मानते थे वो लोग? ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि हम लोग जो है ना माइनॉरिटी में है, हमारा संख्या कम है, तो हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम लोग हमेशा एक सेकेंड रोल ही बन के रह जाएंगे, मतलब कि दूसरा आदमी ही हमें लोग, मतलब हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो 1937 का जब इलेक्शन हुआ तो उस समय पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा मुस्लिम लीडर को उतना ज़्यादा वैल्यू उस समय पे इलेक्शन में नहीं मिला, इसीलिए वो लोग ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। आगे, मुस्लिम लीग फियर दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। और उन लोगों को ये भी लगने लगा था कि हो सकता है आने वाले समय में मुस्लिम
के लीडर को रिप्रेजेंट भी ना किया जाए, मतलब कि उनको जरा सा वैल्यू भी ना दिया जाए या फिर उनको किसी भी जगह से चुनाव ही ना लड़वाया जाए, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। मतलब एक तरीके से उनको जो है ना भारत में अब डर लगने लगा था। डर बेसिकली उनको इसलिए लगने लगा था क्योंकि वो अपने आप को ना भारत में माइनॉरिटी समझ रहे थे। लेकिन भाई ऐसा कभी भी गांधी जी ने नहीं कहा था कि आपका संख्या कम है तो हम आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ऐसा तो कभी गांधी जी ने नहीं कहा था। तो लेकिन ये लोग अपने से ये सारा चीज़ समझ रहे थे। हमारे मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर थे वो समझ रहे थे कि हमको जो है ना हमारा संख्या माइनॉरिटी में है, कम है, हमको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा आगे चल के, इसीलिए हमको जो है ना आप अपना एक अलग राज्य दे दीजिए, हम उधर ही अपना चुपचाप रहेंगे। ये उन लोगों का उस समय में मानना था। The Congress rejected the Muslim League's desire to form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937, also annoyed the Muslim League. अब एक और बहुत बड़ा समस्या है कि आखिर मुस्लिम लीग के लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टेट का मांग क्यों किया। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये दिया गया है कि जब 1937 में प्रोविंस इलेक्शन हुआ था उस समय पे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग को अपने साथ मिला के इलेक्शन लड़ने के लिए, मना कर दिया। मतलब ये हो गया कि इलेक्शन लड़ने का मौका तो हम लोगों को मिल चुका था परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लीडर को हमने अपने साथ नहीं मिलाया, कांग्रेस के लोगों ने अपने साथ नहीं मिलाया। तो इस वजह से भी मुस्लिम के लीडर को लगने लगा कि भाई जब ये हमको अपने साथ नहीं मिला रहे हैं, इलेक्शन लड़ने में हमको भी उतना हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में हमको उतना ही बराबरी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ये लोग मांग कर रहे थे कि हमको अपना अलग स्टेट दे दो, है ना। आगे एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, और ये किस वॉर का बात कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में खत्म हो गया उस समय पे क्या हुआ, द ब्रिटिश ओपन्ड नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब जैसा कि हमने आपको कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था कि नहीं हम युद्ध खत्म करने के बाद फिर से आएंगे, फिर से भारत पर रूल करेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा था कि हम आपका साथ देंगे लेकिन शर्त है कि आपको यहाँ से फिर जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ना, साथ तुम हमारा दो या ना दो, हम दोबारा युद्ध खत्म करके भारत में आएंगे और राज करेंगे, है ना। तो वो दोबारा युद्ध खत्म करने के बाद हमारे भारत में आए और उस समय पे उन्होंने ना एक मीटिंग बैठाया, अपना खुद और मुस्लिम लीग के लीडर को भी अपने पास बैठाया और कांग्रेस के सारे लीडर को भी अपने साथ उन्होंने बैठाया और इस बात पर चर्चा उन्होंने करना शुरू किया कि भारत को कैसे आज़ाद किया जाए। जरा सोचो, जो ब्रिटिशर्स खुद रूल कर रहा है और वही भारत को आज़ाद करने का बात कर रहा है, बताओ। मतलब ये एक पूरी तरीके से एक ढोंग था, है ना। फिर आगे देखते हैं, बट द नेगोशिएशंस फेल्ड बिकॉज द मुस्लिम लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम। लेकिन ये जो नेगोशिएशन था ना, यानी कि जो समझौता था कि भारत को कैसे आज़ाद करवाना है, ये समझौता फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर ने कहा कि हम आपके साथ इस समझौता में नहीं बैठेंगे, हमको आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, हमको बस अपना एक अलग स्टेट दे दो, ठीक है। और उस समय पे मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडिया मुस्लिम, इसका मतलब यह है कि भारत में मुसलमान के लिए बात करने वाला सिर्फ हम ही मुसलमान हैं, आप लोग बात नहीं करते मुसलमान के बारे में। मतलब कि ये मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस को भी कह रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हम ही मुस्लिम लोग हैं जो केवल बात करते हैं, आप लोग कभी भी उसके भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अलग अलग कारणों की वजह से कि मुस्लिम लीग के लीडर को अब ये लगने लगा था कि हम लोग भारत में सिक्योर नहीं है, हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हम लोग कभी भी दबाए जा सकते हैं। ये उनको ऐसा डर सताने लगा था। लेकिन ऐसा कहीं पे भी हमारे बड़े कांग्रेस लीडर थे उस समय पे, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा था, बल्कि वो तो सबको मिला जुला के लेके चलना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ देखो, द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड इट। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने यह कहा कि मुसलमानों के बारे में केवल हम ही सोचते हैं और कोई नहीं सोचता है। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सीधा सीधा मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुस्लिम के बारे में हम भी सोचते हैं। भाई ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, क्या मुस्लिम भारत के लोग नहीं है क्या, है ना। तो यहाँ पे हमारे कांग्रेस के लोग भी और हमारे मुस्लिम के लीग के लोग भी दोनों मिलजुल के जो है ना मुसलमानों के हित के बारे में सोच रहे थे। लेकिन मुस्लिम के लीग के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको लग रहा था कि मुसलमानों के बारे में केवल हम ही सोच रहे हैं, हमारा क्या होगा आगे चल के हमको कोई ठिकाना नहीं है, है ना। ऐसा वो लोग सोच रहे थे। फिर आगे देखो क्या हुआ,
इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वेयर हेल्ड इन 1946। अब 1946 में दोबारा इलेक्शन होता है, एक बार हुआ 1937 में, अब उसके बाद होता है 1946 में इलेक्शन होता है। अब इस इलेक्शन में पूरा का पूरा हम लोगों के पास भी अधिकार था और अंग्रेजों के पास तो अधिकार लड़ने का था ही, क्योंकि हम लोगों को अधिकार लड़ने का इलेक्शन तो 1937 में ही मिल चुका था। तो अब जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो मुस्लिम भी लड़ेंगे, कांग्रेस भी लड़ेंगे और अंग्रेज भी लड़ेंगे। अब क्या हुआ देखो, द कांग्रेस एज वेल एज द मुस्लिम लीग डिड वेल इन द इलेक्शन। तो इस इलेक्शन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इवन यहाँ पे अंग्रेजों से ज्यादा उन्होंने जीता, ठीक है, इन दोनों ने। बट नाउ द मुस्लिम लीग स्टार्ट डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन जीत तो लिया, हालांकि बहुत अच्छा सीट मिला था मुसलमान को भी, यानी कि मुस्लिम लीग को भी, और बहुत अच्छा सीट मिला था हमारे कांग्रेस के लीडर को भी। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग के लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत गए, हमको भी अच्छा खासा सीट मिला, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस पाकिस्तान चाहिए। अब यहीं पे पाकिस्तान का जिक्र धीरे धीरे उठने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 members to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for India। अब जैसे ही मुस्लिम लीग के लोगों ने पाकिस्तान का डिमांड किया, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार्च 1946 में अपने कैबिनेट के, यानी कि अपने बड़े बड़े ग्रुप में से 3 बड़े बड़े मेंबर को उन्होंने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेजा और वहां पे उनको बोला कि जाओ दिल्ली जाके देखो कि ये डिमांड क्यों है, पाकिस्तान का डिमांड ये लोग क्यों कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे का रीजन क्या है, हमको सजेस्ट करो, है ना। और यदि डिमांड कर रहे हैं तो उसको डिमांड उसका माना जाए कि नहीं माना जाए, उसका क्या नतीजा निकलेगा, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करो। मतलब ये कि अंग्रेजों ने अपने लोगों को, बड़े बड़े 3 महान महान लोगों को दिल्ली भेज दिया, ये पता करने के लिए कि आखिर ये डिमांड क्यों उठाया जा रहा है पाकिस्तान का, मुस्लिम पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं, सॉरी मुस्लिम इंडिया से अलग क्यों होकर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। हालांकि पहले पाकिस्तान ये सब एक ही था, है ना। चले उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि जाओ भाई देखो जरा क्या बात है, और थोड़ा बताओ हमको आके कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, बंटवारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये अंग्रेजों ने कहा अपने 3 मेंबर से। अब वो तीनों जब वहां से देख के आए तो क्या बताते हैं, देखिए, इट वॉज सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ विथ सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। उन लोगों का जो 3 मेंबर था जो गया था दिल्ली, वहां से जब पूरा खोजबीन प्रचार ये सब करके आ गए वो लोग, तो आके वो बताते हैं कि सर देखिए, ये जो मुस्लिम लीग के लीडर पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, इसको फिलहाल अभी ना किया जाए फुलफिल, बल्कि इंडिया को अभी फिलहाल यूनाइटेड रहना चाहिए, यानी कि जितने भी प्रकार के लोग हैं भारत में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको मिलकर रहना चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ, और अपने आप को मिला के रखना चाहिए। ये उन 3 मेंबर ने अंग्रेजों को सलाह दिया कि अभी आप फिलहाल मुस्लिम लीग के डिमांड को फुलफिल मत कीजिए, है ना, बल्कि आप ये काम कर सकते हैं कि सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, बल्कि आप ये कर दीजिए कि मुस्लिम के जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे उनका सीट रिजर्व कर दो, या फिर उनको थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा छूट दे दो, ये आप भले कर दीजिए, लेकिन कभी भी भारत को पाकिस्तान से अलग मत कीजिए। ये अंग्रेजों को सलाह दिया गया उन्हीं के मेंबर के द्वारा। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अंग्रेज भी ये चाहता था कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भी कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली उनके लीडर ने कहा कि सर इनका बंटवारा अभी फिलहाल ना किया जाए, यदि इतना ही थोड़ा बहुत चिंता है मुस्लिम लीग के लोगों को तो उनको आप भारत के अंदर में ही थोड़ा सा अलग दर्जा दे दीजिए, थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन उनको अलग मत कीजिए, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और यही भारत का खूबसूरती है ना। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। बट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग डिड नॉट एग्रीड, और यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भी राजी इस बात से नहीं हुआ। अब इसके पीछे का ना थोड़ा सा रीजन बताते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस का मानना यह था कि मुस्लिम लीग को जरा सा भी अलग एरिया नहीं मिलना चाहिए। जैसे वो जो ब्रिटिशर्स का 3 आदमी दिल्ली से वापस आया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इसको पाकिस्तान नहीं दिया जाए, बल्कि इनको भारत में रहने दिया जाए, बल्कि इनको थोड़ा सा अलग सा सुविधा भारत के अंदर ही दे दो, है ना।
लेकिन यही बात कांग्रेस नहीं चाहते थे। कांग्रेस का मानना यह था कि यदि हमने मुस्लिम लीग को भारत के अंदर ही एक अलग राज्य दे दिया और उसमें सारे लोग मुस्लिम रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारत दो टुकड़ों में ऐसे ही बंट जाएगा, है ना। तो कांग्रेस का मानना यह था कि भारत के अंदर यदि हम अलग कर दे मुस्लिम के लिए जगह और हिंदू के लिए जगह अलग कर दे तो ऐसे ही बंटवारा हो जाएगा। तो ये चीज़ कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और दूसरा, मुस्लिम लीग भी ये क्यों नहीं चाहते थे? मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि हमको अंदर में जगह नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो चाहिए सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ना इस फैसले से कि इस फैसले से कि मुस्लिम लीग को भारत में ही एक अलग स्टेट दे दिया जाए, इस डिसीजन से ना ही कांग्रेस के लोग खुश थे ना ही मुस्लिम लीग के खुश थे। और इसके पीछे रीजन ये है कि कांग्रेस के लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर ही मुसलमान और हिंदू में बंटवारा हो जाए, और मुस्लिम लीग ये इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनका सीधा सीधा मानना था कि हमको भारत के अंदर कोई भी स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि हमको पूरा का पूरा पाकिस्तान ही दे दो, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास मूवमेंट फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। अब इनके इस डिमांड को कौन नहीं फुलफिल कर पाया? अंग्रेज भी नहीं फुलफिल कर पाए और कांग्रेस भी फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से चाहता था कि बंटवारा नहीं हो हिंदू मुसलमान का, चाहे भारत के अंदर हो चाहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, बंटवारा बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल सब मिलजुल के रहे, है ना। अब इस चीज को पूरा करने के लिए देखो, यहाँ पे मुस्लिम लीग का डिमांड क्या था? पाकिस्तान दे दो। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का क्या डिमांड था? कि इसको कोई भी अलग जगह नहीं दिया जाए, बल्कि सभी लोग मिलजुल के रहा जाए, है ना। तो यही चीज ना अब यहाँ पे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मुस्लिम के बीच में और कांग्रेस के बीच में। अब देखो क्या हुआ। तो इस चीज को पूरा करवाने के लिए, पाकिस्तान को अपना राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लोगों ने भयंकर रूप से जो है ना मूवमेंट चालू किया, एकदम भयंकर रूप से मूवमेंट चालू किया। इट अनाउंस्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के लोगों ने उस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। मतलब कि या तो आर या तो पार, मतलब कि अब हमको पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, अब हम किसी का नहीं सुनने वाले, तुम हाँ बोलो या ना बोलो, हम पाकिस्तान की ओर चल रहे हैं, है ना, चल दिए। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए, पाकिस्तान में सारा मुस्लिम चल जाए और इंडिया में हिंदू रह जाए, ऐसा तो कभी वो नहीं चाहते थे। अब जब नहीं चाहते थे भाई, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होना मुश्किल, एकदम आम बात था। तो अब यहाँ पे हुआ ये कि कलकत्ता में भयंकर रूप से हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत भयंकर रूप से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, एकदम भयंकर रूप से, ठीक है। और इतना भयंकर रूप से हुआ कि हजारों लोग जान से मारे गए, है ना। उसके बाद फिर बाई मार्च 1947 वायलेंट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। 1947 के मार्च आते आते तक, और ये जो लड़ाई झगड़ा का माहौल था ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में भी फैल चुका था, पूरा का पूरा। मैनी 100,000 पीपल वेयर किल्ड, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए एकदम जान से। एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रुचुअलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन, और बहुत सारे महिलाओं को भयंकर रूप से मारना पीटना, उसका भयंकर रूप से, मतलब बहुत गंदे तरीके से महिलाओं को भी मारा गया, इस तरीके से उनको भी टॉर्चर किया गया। कोई डाउट इसमें? हिंदू वाले मुसलमान के साथ कर रहे थे, मुसलमान वाले हिंदू के साथ कर रहे थे, है ना। इस चीज को यदि और गहराई से देखना हो रहा तो एक मूवी है सलमान खान का, मूवी का नाम है भारत, है ना, भारत है, हाँ, उसमें आप देखिएगा बंटवारा जब हो रहा था ना तो किस प्रकार का मार काट हो रहा था, इसमें दिखाया गया है। या फिर एक और मूवी है सनी देओल का गदर एक प्रेम का था, उसमें भी ये चीज दिखाया गया है ना, एकदम भयंकर रूप से दिखाया गया है। और वो तो खैर मूवी में कम दिखाया गया है, उससे भी भयंकर रूप से लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज्ड। अब जब पूरी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो जितने भी मुसलमान जाना चाहते थे पाकिस्तान में वो उधर चले गए, और जितने भी हमारे और भी मुस्लिम लोग थे जो कि भारत से जिनको प्यार था वो भारत में ही रह गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टीशन का मतलब हुआ क्या? पार्टीशन का मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से भारत चेंज हो चुका था, भारत दो हिस्सों में बढ़ चुका था। मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज्ड, और इसके बहुत सारे सिटीज चेंज हो गए थे। जो पहले भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, अब कुछ सिटीज पाकिस्तान में चले गए, कुछ सिटीज हमारे इंडिया में रह गए, ठीक है। एंड
अ न्यू कंट्री पाकिस्तान वाज बॉर्न, और उसी समय पे पाकिस्तान का जन्म हुआ मतलब पाकिस्तान एक कंट्री बना। पहले पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री नहीं था, पूरा का पूरा भारत ही कहलाता था। तो पाकिस्तान कंट्री उस समय से एक नया बन गया। कोई डाउट अब इसमें? तो किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ये आपको यहाँ पे मालूम चल गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर दी एंड होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और एक चैप्टर हमारा लास्ट का बच रहा है ना, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे अपने अगले वाले क्लास में। नेक्स्ट उसको शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।